शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रवाना के गुलजार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवर खान यूसुफ ज़ई प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, जब कभी इंसान उदास होता है कि इंसान की तबीयत में जब कभी उदासी होती है या इंसान ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी की मुश्किलात में जब कभी परेशानी से दो चार होता है, तो एक शोबा ऐसा है और एक चीज़ ऐसी है जो इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है, उसकी अंदरूनी दुनिया भी बड़ी बेहतर बना देती है। वो है मौसीकी। और मौसीकी एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ी तकदो करके चीज़ों को हासिल करना होता है। और ये एक ऐसा समंदर है जो समंदर के अंदर उतरता है तो तभी वो लहरों से लड़ने का हुनर सीखता है। साहिल में बैठा हुआ शख्स सिर्फ तनकीद कर सकता है, साहिल में बैठा हुआ शख्स सिर्फ बोल सकता है कि यहाँ पे ये खराबी है, यहाँ पे ये मसला है, मगर जो शख्स इस मौसीकी के समंदर में उतरता है वही जानता है इस शोबे के बारे में, इस हुनर के बारे में। कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद हैं, और दूसरी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो शोबीज की दुनिया का बड़ा बेहतर, ऊंचा, बड़ा कद रखने वाली शख्सियत जनाब मोहम्मद खालिद शेख साहब। मैं दोनों का हदियत तशक्कुर अदा करता हूँ और मैं दोनों को खुशामदीद भी करता हूँ। और आप दोनों का आना इस डायलॉग 99 में खुदा कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा सवाल जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब से कि सर किस उम्र से आपने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा और किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया इस समंदर में तैरने के लिए किस चीज़ ने एम्फसाइज किया आपको? असल में जिस जगह हम रहते थे वो इलाका दिल्ली घराना कहलाता है गायकी का। उस एरिया में हम रहते थे, तो हम जब पढ़ने जा रहे होते या कोई चीज़ वालदा ने मंगाई वो लेने जा रहे हैं तो हम देखते थे बच्चे सीख रहे होते थे, तो वो जो हम लेने जा रहे होते थे वहाँ तो पहुँच नहीं पाते थे, मेहमान चले भी जाते थे। अच्छा। हम वहीं खड़े हुए मौसीकी सुनना है, उन बच्चों को सुनना है, तो वो शौक़ बढ़ता गया। सही। और शौक़ बढ़ता गया तो बस गुनगुनाना शुरू कर दिया। सही। और घर वापस लौटते थे तो पिटाई होती थी कि मेहमान चले गए और तुम अब आ रहे हो। तो वजह यह है कि ये गाना या मौसीकी ऐसी चीज़ है जिसको भी इसके सुरों की मार पड़ जाए वो दुनिया में कहीं नहीं, कोई इलाज नहीं है इसका। आप क्रिकेट खेल लें, छोड़ देंगे, सिर्फ दूर से देखते रहेंगे, फुटबॉल खेल लें, कोई भी गेम, लेकिन मौसीकी एक ऐसी चीज़ है आप कहें मैं छोड़ रहा हूँ और छोड़ दिया आपने, लेकिन हटते ही आप गुनगुना रहे होंगे। ये आपके रूह से इसका ताल्लुक है, जिस्म की रग रग से इसका ताल्लुक है। रूह से बकायदा है। बस वो हमें गुनगुनाने लगे, मोहल्ले वाले पकड़े हाथ, सुने, फिर घर पहुंच रहे, पता लग गया बाप को कि ये गाना गा रहे थे, वहाँ पिटाई हो रही है। हालांकि वो खुद शौकीन थे क्लासिकल सुनने के, बाप हमारे, लेकिन औलाद को नहीं चाहते थे। बस होते होते माशाल्लाह हम 12 बहन। गायकी को आपने ज़्यादा पसंद फरमाया, इसका आपका रुझान ज़्यादा था क्लासिकल में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मौसीकी जो है सही मानों में तो क्लासिकल है। क्लासिकल मौसीकी से सारी शाखें निकलती हैं, चाहे गज़ल गाइए, चाहे गीत गाइए, चाहे सेमी क्लासिकल गाइए, चाहे आप ठुमरी, कुछ भी गाइए, निकलेगी वहीं से। तो आवाज़ तो अल्लाह आपको देता है, दी, लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो सिर्फ आप उस हद तक रहेंगे कि जब तक आप में जान है तो आपको लोग सुनेंगे, लेकिन सीखेंगे तो। अच्छा, अक्सर बिस्तर ऐसा महसूस होता है कि जो क्लासिकल गाने वाले हैं वो नीचे जब गा रहे होते हैं तो उसमें इतना बेहतर होता है, ऊपर जाके इतनी बेहतरीन उनकी आवाज़ नहीं रह पाती, और जिनके लोगों की ऊपर इतनी बेहतरीन आवाज़ रहती है नीचे नहीं रह पाती, इसकी क्या वजह है?
देखें, मैं इस बारे में तो ये बताऊंगा कि कुदरत का निज़ाम है ये। बाज़ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बेस में होती है और वो सीखते हैं और रियाज करते हैं, तो उनकी आवाज़ ऊपर भी वैसी रहेगी, याद रखिएगा। और जो लोग सीखते नहीं हैं और खाली इसी में लगे हैं, हम तो उस्ताद हैं। अच्छा, उस्ताद की ज़रूरत महसूस नहीं करते जो, हाँ, और अपने आप को समझते हैं, तो वो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जो सीखते हैं और फिर प्रैक्टिकल भी करते हैं, वो करके बताते हैं, तो फिर वो आगे चलते रहते हैं। और फिर सीखने का अमल ऐसा है, लोगों का भी तो सर मिजाज ऐसा बन चुका है कि आज जो बेस्ट नहीं, आज तो उसको भी मानते हैं कि बहुत बड़ा सिंगर, और जो आज तो समझ जानता है और जो पढ़ने वाला है उसकी कोई इज्जत और मुकद्दर ही नहीं रहती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास अगर हुनर है ना, तो आप कभी भी आउट नहीं होंगे मार्केट से। आपकी एक इज्जत बनती रहेगी और वहीं रहेंगे आप, अगर कुछ आता है आपको। आने से मुराद सीखा है आपने और फिर किया है, उसको अमल किया उस पर, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। आपको कभी भी नीचे, वैसे तो देखता है इंसान, नीचे देख के चलना चाहिए, लेकिन ये कि आप जिस बुलंदी पर पहुंच गए, अगर आप रियाज कर रहे हैं साथ में, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन आप खाली बातें कर रहे हैं और अपनी उस्तादी झाड़ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप करने बैठते हैं तो वो पता लग जाता है कि कितने पानी में है ये। माजी के किस सिंगर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? कौन जो आपके दिल के बड़ा करीब रहता हो? मेरे दिल के करीब तो मोहम्मद रफ़ी साहब रहते हैं। बड़ा वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने जो गाया वो अमर हो गया। चाहे गज़ल गाई, चाहे गीत गाई, चाहे क्लासिकल, जो गाया वो अमर हो गया। यानी कव्वाली गाई तो लगा कव्वाल गा रहा है, क्लासिकल गाया तो लग रहा है कोई उस्ताद गा रहा है, गज़ल गाई तो लगा कि कोई गज़ल सिंगर। कॉमेडी सॉन्ग कोई यकीन करेगा क्लासिकल गाने वाला और वो तेल मालिश गा रहा है और लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं और हिट हो रहा है वो। तो ये इंसान की खूबियाँ होती हैं। आवाज़ एक ही है, लेकिन एक आवाज़ से 10 किस्म के काम ले रहा है वो। अल्लाह किसी किसी को देता है, ये हर एक को नहीं देता। मसलन कोई गाना आप उठा लें रफ़ी साहब का, एक बोल है मिसाल के तौर से, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। आप उसको पूरे रिकॉर्ड को सुनिए, हर मर्तबा अलग का है, अलग अंदाज है। ये क्या है? ये उनकी मेराज है। और मेराज क्यों है? मरते दम तक वो रियाज करते थे। जो अपने काम से मोहब्बत करता है, जो जुनून होता है काम का, तो वो कभी भी काम को इबादत समझ के करता है, तो फिर खुदा भी फिर उसको बिल्कुल है, और उसका बिल्कुल नाम और काम रहती दुनिया तक कायम रखता है। मैं आपको एक वाक़या छोटा सा ज़रूर बताऊंगा। एक पॉमिस ने मेरा हाथ देखा, मेरे उस्ताद ने कहा इस बच्चे का हाथ देखो। वो देखा, कहने के क्या देखूं इसके बच्चे का हाथ? कहने के शोहरत देखो। तो देखा, कहने शोहरत तो नहीं है इसके हाथ में, इसकी लकीर, हाँ शोहरत तो नहीं है। तो मैंने हाथ खींच लिया, मैं रोने लगा। छोटा था, बच्चा था। और मैंने कहा तुम खुदा हो क्या? वो सरदार जी थे, तुम खुदा हो? कहना, मैंने कहा मेरे खुदा ने तो कहा तुम मेहनत कर, सिला देना मेरा काम है। तो उनकी भी होती है कि हाथ नहीं होते, तो बड़ा मारूफ जुमला। मैं आना चाहूँगा जनाब मोहम्मद खालिद शेख साहब के बाद। आपका बड़ा नाम ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में तो आपका नाम और आपका काम बड़ा मशहूर है, मगर पाकिस्तान से बाहर भी कुछ आपकी खदमात हैं जिनके बारे में बड़ा चर्चा होता है। उसके हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो जो है, आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो बोला, मैं आपको आपकी तारीफ़ के लिए चंद। दूसरा ये कि एजाज साहब जो इस चैनल के CEO हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मदऊ किया यहाँ पर। और अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि आपने कहा कि मैं हॉलीवुड में, ये अजीब इत्तफाक़ है कि जब ये ऑडिशन हो रहा था
तो मैंने अपने खुद टेस्ट लेने के तौर पे, क्योंकि मैं कई प्लेस जो है वो पीटीवी पे, उस ज़माने में पीटीवी अकेला ही था, वो सिंगल एक हमारा मीडिया था, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। आजकल तो आपको पता है तमाम आर्टिस्टों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि हम पीटीवी पे तो काफ़ी काम कर चुके हैं, अपना एक टेस्ट लेते हैं कि क्या हॉलीवुड लेवल के ऊपर भी हम काम को सरअंजाम दे सकते हैं। तो उस पर जो है मैं गया, और मैं थोड़ा सा एक जहन में रखा हुआ था कि जो हॉलीवुड स्टार होते हैं या इंग्लिश स्टार्स होते हैं, वो बहुत सिंपल और बहुत ही लाइट एक्सप्रेशन के ऊपर बोलते हैं। ये मैंने एक्सप्रेशन रखा और सिंपल मैंने जुमलों को थ्रो कर दिया, जैसे कि बिल्कुल हकीकत के करीब, कोई बनावट कोई नहीं, कोई तसन्नु नहीं। तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई कि खालिद साहब आप आएँ, क्या हम उनकी जो ज्यूरी थी उन्होंने ओके कर दिया मुझे। मैंने कहा मैं तो अपना टेस्ट अपना चेक कर रहा था, मैं पास हो गया, लिहाजा मुझे काम नहीं करना। तो मैंने सॉरी किया, कहना नहीं यार ये कैसे हो सकता है। अरे मैंने कहा सर मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं मेरे और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। नहीं आपको करना पड़ेगा। अच्छा ये पता है कि जो हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं पैसों की, तो क्या वो कम लग रहा है? मैंने कहा ऐसा है ही नहीं, क्या हम इसको डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। मैंने कहा पैसे की बात मैंने कब की आपसे, तो बस मेरी मजबूरी है। कहना आप कितना मसरूफ़ हैं? तो मैं उन दिनों में तकरीबन 15-20 दिन के लिए मसरूफ़ था। तो मैंने कहा सर 15-20 दिन ठीक है, डन है। इतना कॉपरेशन। सबसे बड़ी बात ये कि वो जब आपको कास्ट कर रहे हैं तो वो आप ये समझ लें उनकी मजबूरी है फिर, और उनके जहन में आ गया कि ये हमारे लिए फ़िट है, तो फिर वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, आपके साथ बड़ा ताउन करते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके अंदाज से, जो भी वो शूट उनके अंदाज था, जो टीम वर्क था उनका, बहुत डिफरेंट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बेहतर। आपने क्या फ़र्क पाया मिजाज में हॉलीवुड के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में? बहुत खूबसूरत सवाल। मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा से मेरे ये कुछ ग्रेवेंसेस होते हैं हर शख्स के अंदर, और जब भी आप किसी चीज़ से या किसी भी शुबे से या किसी भी शख्स से प्यार करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है उसकी कोताहियों और गलतियों पे भी नज़र रखते हैं कि नहीं ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा तो हो और अच्छा हो जाता। तो मुझे भी तकरीबन शोबिस में जो है 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और मुझे बहुत सारी जो है, जो हम जिस ज़माने में हम काम कर रहे थे, जो पीटीवी का दौर था, उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ, STN आया, NTM आया, इस तरह से बहुत सारे चैनल्स फिर आते चले गए। तो उसमें जो है उम्मीद तो ये थी कि बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन क्वालिटी भी गिरती गई, क्वांटिटी बढ़ती गई। ये सारा सिलसिला हुआ जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि आप बुनियादी तौर पे जो उसके फार्मूला है ड्रामे का, डायरेक्शन का, रिहर्सल का, उस वक्त आर्टिस्ट टाइम दिया करते थे, उस वक्त आर्टिस्ट डिवोशन होती थी उनकी अपने काम से, होमवर्क होता था, और उसमें जिस तरीके से वो लगन होती थी उनकी कि हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे से। अब लगन इस बात पे नहीं है कि हम किसी से अच्छी परफॉर्मेंस करें, लगन इस बात पे है कि तुम 40,000 पर डे ले रहे हो तो मैं 50 ले लूँ, मैं 60 ले लूँ। लगन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो गई पैसों की तरफ। अब मेरे 1 मिलियन व्यूअर हो गए। वेल सेड, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तरजीहात भी तब्दील हो रही है। नाजरीन की तरफ से यही सवाल आया है कि आपने हॉलीवुड में काम किया, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में आपने क्या डिफरेंस देखा कि तरजीहात के मामले में वहाँ के लोग किस चीज़ को तरजीह ज़्यादा देते हैं, यहाँ के लोग किस चीज़ को? देखिए मैं एक बात कहूँगा कि उनकी शूट जो होती थी तकरीबन 9 बजे स्टार्ट होती थी, और हमारा कॉलिंग टाइम 8 बजे होता था, और मैं ख़ुद भी वक्त का बहुत पाबंद हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ मैं। मेरी तो नाराज़गी हो जाती है लोगों से 5 मिनट लेट आने पे भी, और मैं शोबिस में इस बारे में बहुत बदनाम हूँ कि क्या नाम है, जो भी मेरे साथ लोग लेट होते थे तो मैं सीधा ड्रामे से निकालता था उनको कि ये आज लेट नहीं हो रहा, ये बार बार लेट होगा और हमारी सारी शिफ्टें ज़ाया करेगा। ये देखें, लेट आने से या इन चीज़ों से जो है आपका मुकाम बड़ा नहीं होता, काम से होता है। तो मैं हमेशा टाइम पे काम किया मैंने, और अल्लाह ने भी जो है आपको जो है बड़ा मुख्तसर सा और मखसूस टाइम दिया है, उसको अवेल जितना ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें आपकी कामयाबी पोशीदा है, मैं कहता हूँ।
Do like, subscribe, share, follow. Thanks for watching. Catch you soon in next part.